अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 28 पढ़ेंगे, लिमिट्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की लिमिट भी एक वेक्टर ही होती है जो कि उसके हर कंपोनेंट की लिमिट लेने से हासिल होती है। लिहाजा अगर हमारे पास टू डिमेंशनल स्पेस में एक फ़ंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है RT इक्वल XTi प्लस YTj, तो हम इसकी लिमिट इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ RT t अप्रोचेस टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ XTi लिमिट t अप्रोचेस टू अल्फ़ा प्लस लिमिट ऑफ YT t अप्रोचेस टू अल्फ़ा j। सिमिलरली अगर हमने थ्री डिमेंशनल स्पेस में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की लिमिट लेनी है तो हम इस तरह लिखेंगे, लिमिट ऑफ RT व्हेन t अप्रोचेस टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ XT व्हेन t अप्रोचेस टू अल्फ़ा I प्लस लिमिट ऑफ YT t अप्रोचेस टू अल्फ़ा j प्लस लिमिट ऑफ ZT t अप्रोचेस टू अल्फ़ा k। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द लिमिट ऑफ एनी कंपोनेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन लिमिट ऑफ RT डज नॉट एग्जिस्ट, यानी किसी एक कंपोनेंट की भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो RT की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो डेफिनेशन है वो हर वन साइडेड लिमिट पर भी, इन्फिनिट लिमिट्स पर भी अप्लाई हो सकती है, यानी लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और इन्फिनिट लिमिट्स पर भी ये अप्लाई हो सकती है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ RT व्हेन t अप्रोचेस टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू L if and only if the components of RT approach the components of L as t approaches to alpha। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं वैसे ही हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो R वेक्टर R इज़ कॉन्टीन्यूस एट t0 इफ़ इट सेटिस्फाइड गिवन थ्री कंडीशंस, यानी R t0 पे उस वक्त कॉन्टीन्यूस होता है अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर 1 है R एट t0 इज़ डिफाइंड, और नंबर 2 है लिमिट ऑफ RT व्हेन t अप्रोचेस टू t0 एग्जिस्ट, और नंबर 3 है कि लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू आर इक्वल, यानी लिमिट और t0 की वैल्यू इक्वल हो। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हों तो फिर हम कहते हैं कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। तो जैसे पीछे हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है वैसे ही वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, डेरिवेटिव R prime t of a vector valued function RT is defined as R prime t is equal to limit when h approaches to 0 of RT plus h minus RT over h provided this limit exist। यानी कहने का मतलब कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे कि RT plus h minus R t ओवर h, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे व्हेन h अप्रोचेस टू 0, तो इसको हम R प्राइम t यानी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन RT कहते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम है जिसमें हम देखते हैं कि हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो थ्योरम के ए पार्ट को देखते हैं, इफ़ RT इज़ इक्वल टू XTi प्लस YTj इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन टू डिमेंशनल स्पेस, यानी हमारे पास एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है टू डिमेंशनल स्पेस में, एंड इफ़ XT एंड YT आर डिफरेंशिएबल, यानी इसके जो कंपोनेंट्स हैं XT और YT ये डिफरेंशिएबल हों तो फिर हमारा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है, और उसे हम इस तरह लिखते हैं R प्राइम t इज़ इक्वल टू x प्राइम t i प्लस y प्राइम t j। तो ये इस थ्योरम का पार्ट ए है। थ्योरम का पार्ट बी है कि इफ़ RT इज़ इक्वल टू XTi प्लस YTj प्लस ZTk is a vector valued function in three dimensional space
यानी अब थ्री डिमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन लिया है, तो इसके कंपोनेंट्स हैं एक्स टी, वाई टी और जेड टी, और ये कंपोनेंट्स डिफरेंशिएबल हों तो फिर हमारा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है। और उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आर प्राइम टी इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम टी आई प्लस वाई प्राइम टी जे प्लस जेड प्राइम टी के। तो इस तरह हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। और यहाँ प्राइम कहने का मतलब डेरिवेटिव है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, लेट आर टी इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे। यानी हमें वेक्टर वैल्यू फंक्शन गिवन है, हमने फाइंड करना है फाइंड आर प्राइम टी एंड आर प्राइम एट वैल्यू 1। तो ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम आर प्राइम टी यानी डेरिवेटिव ऑफ आर टी फाइंड करते हैं। तो इसमें हम टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और आई एज़ इट इज़ लिख देंगे। टी क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और जे एज़ इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि पीछे अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है कि हम इस जो कंपोनेंट्स हैं उनके डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 2t, यानी पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस। टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t स्क्वायर, यानी पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, और आई और जे एज़ इट इज़ आ जाएंगे। तो आर प्राइम टी की वैल्यू आ गई 2t आई प्लस 3t स्क्वायर जे। अब हमने आर प्राइम की वैल्यू 1 पे फाइंड करनी है, तो टी की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो आर प्राइम 1 इज़ इक्वल टू टी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और टी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, तो 3j एज़ इट इज़ आ जाएगा। तो आर प्राइम की वैल्यू एट 1 इज़ इक्वल टू 2i प्लस 3j है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेंजेंट वेक्टर्स एंड टेंजेंट लाइंस। तो टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन करने से पहले कुछ सपोजिशन करते हैं। सपोज दैट C इज़ द ग्राफ ऑफ द वेक्टर वैल्यू फंक्शन RT, यानी RT एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है और C उसका ग्राफ है यानी कर्व है। एंड सपोज करते हैं दैट R प्राइम T एग्जिस्ट एंड इज़ नॉन ज़ीरो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ T, यानी R का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है। If the vector r prime t is positioned with its initial point at the terminal point of the radius vector, जो फिगर में रेडियस वेक्टर दिखाया गया है उसके टर्मिनल पॉइंट पर r प्राइम वेक्टर जो है वो पोजीशनड है, यानी वहाँ पर वाक़या है। तो इस सपोजिशन को, इस फ़र्ज़ किए हुए को सामने रखते हुए अब हम डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन में लेट p बी ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन RT, यानी RT वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसके ग्राफ पर एक पॉइंट p है। एंड लेट RT नॉट बी रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू p, और RT नॉट जो है वो रेडियस वेक्टर है ओरिजिन से p तक। इफ़ R प्राइम T नॉट एग्जिस्ट and r prime t naught does not equal to 0, then we call r prime t naught the tangent vector to the graph of r at r t naught, यानी अगर t naught पे r का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और डेरिवेटिव ज़ीरो ना हो तो फिर हम डेरिवेटिव एट पॉइंट t naught को टेंजेंट वेक्टर कहते हैं टू द ग्राफ r at RT naught. Remarks: the graph of a vector valued function can fail to have a tangent vector at a point either because the derivative does not exist or because the derivative is zero at that point. कहने का मतलब ये कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के ग्राफ पर टेंजेंट वेक्टर नहीं होता अगर डेरिवेटिव उस एग्जिस्ट ना करे और किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। इफ़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन RT हैज़ अ टेंजेंट वेक्टर R प्राइम T नॉट एट अ पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ, यानी अगर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन RT
का एक टेंजेंट वेक्टर आर प्राइम टी नॉट हो उसके ग्राफ पर किसी पॉइंट पर, देन द लाइन दैट इज़ पैरेलल टू आर प्राइम टी नॉट एंड पासिस थ्रू द टिप ऑफ द रेडियस आर टी। यानी फिर वो लाइन जो आर प्राइम टी नॉट यानी टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल हो और जो रेडियस वेक्टर है उसकी टिप में से गुज़रती हो, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन ऑफ द ग्राफ कहते हैं ऑफ आर टी एट आर टी नॉट। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज़ आर इक्वल आर टी नॉट प्लस टी इंटू आर प्राइम टी नॉट। ये टेंजेंट लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द सर्कुलर हेलिक्स x इक्वल cos t, y इक्वल sin t एंड z इक्वल t एट पॉइंट वेयर t इज़ इक्वल टू पाई ओवर 6। यानी हमने सर्कुलर हेलिक्स की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन से पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है और सर्कुलर हेलिक्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं और एक पॉइंट दिया हुआ है जिस पे t की वैल्यू पाई ओवर 6 है। तो सबसे पहले हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ हेलिक्स लिखेंगे जिसे हम r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r इक्वल आर टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसमें हम x और y और z की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos t i प्लस sin t j प्लस t k, क्योंकि z की वैल्यू t है। अब हम इस इक्वेशन को आर टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो आर टी इक्वल कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के, ये सर्कुलर हेलिक्स की वेक्टर इक्वेशन आ गई है। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आर प्राइम टी इज़ इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी आई प्लस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी जे और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और के एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड किया आर प्राइम टी यानी आर का डेरिवेटिव। अब हम आर वेक्टर इक्वेशन और आर प्राइम वेक्टर इक्वेशंस में टी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है टी इक्वल पाई ओवर 6। तो डायरेक्ट ये देख लेते हैं कि कॉस की पाई ओवर 6 पे वैल्यू होती है 3√/2 यानी, और साइन की पाई ओवर 6 यानी साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√2। तो ये टी की वैल्यू हम पहले आर टी में पुट करते हैं तो आर टी बन जाएगा आर पाई ओवर 6 और काज पाई ओवर 6। जब काज पाई ओवर 6 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 3√2 आई प्लस साइन पाई ओवर 6 की जगह हम लिख लेंगे 1/2 और जे एज इट इज़ और टी की जगह पाई ओवर 6 और के एज इट इज़। अब यही वैल्यूज़ हम आर टी की वैल्यू अब हम आर प्राइम टी में वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आर प्राइम पाई ओवर 6 इक्वल आ जाएगा साइन पाई ओवर 6 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये हो जाएगा -1/2 आई और काज पाई ओवर 6 की वैल्यू होती है 3√2 तो ये बन जाएगा 3√2 जे और प्लस के एज इट इज़ क्योंकि इसमें टी नहीं है। अब हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखेंगे जिसका फार्मूला होता है आर पाई ओवर 6 प्लस टी इंटू आर प्राइम पाई ओवर 6। तो आर पाई ओवर 6 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3√2 आई प्लस 1/2 जे प्लस पाई ओवर 6 के प्लस टी एज इट इज़ और आर प्राइम पाई ओवर 6 की वैल्यू लिख देंगे -1/2 आई प्लस 3√2 जे प्लस के और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आई में आई वाली वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी और जे में जे वाली और के में के वाली। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2 -1/2 और -1/2 के साथ टी लग जाएगा और ब्रैकेट आई और फिर 1/2 प्लस 3√2 और टी और जे साथ आ जाएगा कॉमन और पाई ओवर 6 के
और π/6, और उधर से दूसरी टर्म में टी के है तो टी लिख लेंगे और के को कॉमन लिख लेंगे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ से हम निकालेंगे। जो आई जे और के कंपोनेंट्स हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो x कंपोनेंट इक्वल आया है √3/2 - 1/2t, और y की वैल्यू आई है 1/2 + 3√2t, और z की वैल्यू आई है π/6 + t। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं टेंजेंट लाइन की ऑफ सर्कुलर हेलिक्स की। नेक्स्ट एग्जांपल है द ग्राफ ऑफ आर टी इज़ इक्वल टू t² i + t³ j इज़ कॉल्ड ए सेमी क्यूबिकल पैराबोला। यानी आर टी का ग्राफ जो है वो सेमी क्यूबिकल पैराबोला है, और कहा गया है फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ आर टी एट पॉइंट 0 एंड एट पॉइंट 1 और हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है आर टी के ग्राफ पर, और पॉइंट 0 पे और पॉइंट 1 पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आर टी का डेरिवेटिव लेंगे। तो आर प्राइम टी इक्वल आ जाएगा t² का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा तो 2ti, और t³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t², यानी पावर शुरू में पावर में से एक, तो ये हो जाएगा 3t² j। तो हमने आर टी का डेरिवेटिव आर प्राइम टी फाइंड कर लिया। फिर हम पॉइंट लेंगे 0 जिस पे हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। चूँकि हमने पॉइंट 0 लिया है तो हम आर और टी की वैल्यू जो है वो 0 कंसिडर करेंगे। तो टी की वैल्यू 0 लें, तो आर प्राइम टी वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दें। तो चूँकि हर टर्म में टी है तो आर प्राइम 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो टी की वैल्यू 0 होने की वजह से आर प्राइम 0 की वैल्यू आ गई 0। तो जब हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब डेरिवेटिव 0 हो जाए तो टेंजेंट वेक्टर उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता। जब टेंजेंट वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो टेंजेंट लाइन भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो पार्ट ए की वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम बी पार्ट करेंगे जिसमें पॉइंट 1 गिवन है। तो यहाँ से पॉइंट से हम टी की वैल्यू 1 ले लेंगे, और पहले हम t1 आर टी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारी आर टी इक्वेशन आ जाएगी i + j, क्योंकि t² की जगह 1 पुट करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, और t³ की जगह 1 पुट करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो आर इक्वेशन हमारे पास आ गई, r एट 1 आ गया i + j। फिर हम r प्राइम t वाली इक्वेशन में t की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2i + 3j। तो r1 की वैल्यू आ गई और r प्राइम 1 की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, और इसका फार्मूला है r = r1 + t r प्राइम 1। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे r1 की भी और r प्राइम 1 की भी। तो r इक्वल आ जाएगा r = i + j + t ब्रैकेट 2i + 3j। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई टू द ग्राफ। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट c विद रिस्पेक्ट टू t = 0 होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि आर टी एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसके साथ कांस्टेंट टी आर है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट को शुरू में लिख देंगे और आर टी का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस r1t और r2t ये सम हो रहे हैं। जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो सेपरेट डेरिवेटिव कर देंगे, तो r1 का डेरिवेटिव प्लस r2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। चौथी प्रॉपर्टी है r1t और r2t माइनस हो रहे हैं, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये इक्वल होगा r1 का डेरिवेटिव माइनस r2 का डेरिवेटिव।
और फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस एफ टी और आर टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेने का एक रूल है जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इसके मुताबिक एफ टी को हम एज़ इट इज़ छोड़ देंगे और आर टी का डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस फिर आर टी को एज़ इट इज़ छोड़ देंगे और एफ टी का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इस प्रोडक्ट रूल में फंक्शंस के दरमियान डॉट भी हो सकता है तो भी यही फार्मूला है, और फंक्शंस के दरमियान क्रॉस भी लिखा हो तो भी यही फार्मूला यूज़ होता है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, इफ़ आर टी इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन in 2-dimensional space or 3-dimensional space and r length of rt is constant for all t, then rt dot r prime t is equal to 0। इस थ्योरम में कहा जा रहा है कि एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर टी है और उसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट है फॉर ऑल टी, और आर टी और आर टी के डेरिवेटिव का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ज़ीरो होता है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज़ करते हैं कि आर वन टी और आर टू टी इक्वल है आर टी के, यानी दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस लिए हैं और उनको आर टी के इक्वल हमने सपोज़ कर लिया है। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं आर टी डॉट आर टी और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आएगा आर टी डॉट डी आर ओवर डी टी प्लस डी आर ओवर डी टी डॉट आर टी। अब आर डॉट आर टी डॉट आर टी ये होता है लेंथ ऑफ आर टी, यानी नॉर्म की सिंबल लगा देंगे आर टी पर और इसे स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि 2 टाइम्स आया है। तो बाहर हम डेरिवेटिव वैसे लिखा रहने देंगे, और दूसरी साइड पे अगर देखें राइट हैंड साइड पे तो आर टी डी आर टी प्लस डी आर डी टी और आर टी, इनमें आर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। तो इनको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 2 आर टी डॉट डी आर। अब यहाँ से हम ये जो आर टी नॉर्म स्क्वायर है इसको कांस्टेंट लेंगे क्योंकि ऊपर थ्योरम की स्टेटमेंट में इसे कांस्टेंट कहा गया है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो लेफ़्ट साइड पे 0 हो जाएगा, तो राइट साइड हमारी 2 आर टी डी आर डी टी है। तो इसको हम लिख लें इस तरह, तो ये हो जाएगा 2 आर टी डॉट डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो आर टी डॉट डी आर डी टी। तो आर टी डी आर डी टी को हम आर प्राइम टी लिख सकते हैं। तो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि आर टी डॉट डी आर प्राइम टी इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के इंटीग्रल हम कैसे लेते हैं। तो पार्ट ए में देखें, हमें आर टी इक्वल एक्स टी आई प्लस वाई टी जे एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन 2 डिमेंशनल स्पेस में दिया हुआ है। तो हम इसका इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ आर टी डी टी इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट। एक्स टी कंपोनेंट है तो सिर्फ एक्स टी का इंटीग्रल ले लेंगे, तो इंटीग्रल एक्स टी डी टी और ब्रैकेट लगा के बाहर आई एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह वाई का इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ वाई टी डी टी और जे एज इट इज़। और अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल लें तो लिमिट्स अप्लाई कर देंगे ए बी, तो वो भी इसी तरह हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर टी डी टी लिमिट्स ए टू बी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स टी डी टी लिमिट्स ए टू बी और ब्रैकेट लगा के आई प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई टी डी टी लिमिट्स ए टू बी जे। कहने का मतलब ये कि सिर्फ जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के कंपोनेंट्स हैं उनका इंटीग्रल ले लिया जाता है। तो इस बी पार्ट में इफ़ आर टी इज़ इक्वल टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन 3 डिमेंशनल स्पेस देन इंटीग्रल इज़ एज़ फॉलोज़। यानी अब 3 डिमेंशनल स्पेस में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन गिवन है,
तो उसका इंटीग्रल हम सेम उसी तरह लेते हैं जैसे ऊपर 2 डायमेंशनल वाले का लिया है। तो इंटीग्रल आर टी डी टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल एक्स टी डी टी ब्रैकेट आई प्लस इंटीग्रल वाई टी डी टी ब्रैकेट जे प्लस इंटीग्रल जेड टी डी टी ब्रैकेट के। इसी तरह हम डेफिनेट इंटीग्रल ले सकते हैं। इंटीग्रल आर टी डी टी लिमिट्स ए टू बी इक्वल इंटीग्रल एक्स टी डी टी लिमिट्स ए टू बी ब्रैकेट आई प्लस इंटीग्रल वाई टी डी टी लिमिट्स ए टू बी जे प्लस इंटीग्रल जेड टी डी टी ब्रैकेट के लिमिट्स ए टू बी। एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में कहा गया है लेट आर टी इज़ इक्वल टू 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे। तो इसका ए पार्ट में हमने इंटीग्रल आर टी निकालना है और बी पार्ट में हमने इंटीग्रल आर टी निकालना है और लिमिट्स गिवन है 0 to 2। तो पहले ए पार्ट करते हैं। इंटीग्रल आर टी डी टी इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे इंटू डी टी। तो हम चूँकि यहाँ पे सम हो रही हैं रकमें तो हम इंटीग्रल लेंगे सिर्फ कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट यहाँ पे 2t और 3t स्क्वायर है। तो इंटीग्रल ऑफ 2t डी टी ब्रैकेट आई प्लस इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वायर डी टी ब्रैकेट जे। तो इंटीग्रल ऑफ 2t डी टी आएगा, 2 तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा और t का इंटीग्रल आ जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2, यानी पावर में एक प्लस और टोटल पावर से डिवाइड। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और साथ एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा टी स्क्वायर प्लस c1 कांस्टेंट हमने ले लिया और ब्रैकेट और i। अब प्लस लगा के अब हम 3t स्क्वायर का इंटीग्रल लेते हैं। 3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का इंटीग्रल लेंगे तो पावर में एक प्लस और टोटल पावर से डिवाइड, यानी टी पावर 3 ओवर 3 हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और साथ इसके कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट c2 ले लेते हैं और ब्रैकेट j। अब हमने i और j को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो टी स्क्वायर आई प्लस c1 आई प्लस टी क्यूब जे प्लस c2 j और फिर हमने इनको रीअरेंज करके लिख दिया टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे प्लस c1 आई प्लस c2 जे। तो c1 आई और c2 जे ये दोनों मिलके एक कांस्टेंट बनाते हैं। तो इन दोनों की जगह हम एक ही कांस्टेंट लिख लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ गया टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे प्लस सी। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं जिसमें साथ लिमिट्स भी दी हुई हैं। तो इंटीग्रल आर टी डी टी लिमिट्स 0 to 2 इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे डी टी और लिमिट्स 0 से 2 और हम सिर्फ कंपोनेंट्स की इंटीग्रल ले लेंगे। तो इंटीग्रल 2t डी टी 0 to 2 लिमिट और ब्रैकेट i प्लस इंटीग्रल 3t स्क्वायर डी टी 0 से 2 लिमिट और ब्रैकेट j। तो हमें पता है कि जब हम 2t का इंटीग्रल लेंगे तो t का तो इंटीग्रल आना है t स्क्वायर ओवर 2, तो कांस्टेंट 2 ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल आ गया t स्क्वायर और लिमिट आ गई 0 से 2 और i जो है वो बतौर वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3t स्क्वायर 3 कांस्टेंट एज इट इज़ और स्क्वायर t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब ओवर 3 हो जाएगा, यानी पावर में एक प्लस टोटल पावर से डिवाइड। तो 3 से कैंसिल, तो ये 3t क्यूब आ जाएगा और लिमिट्स 0 to 2 और j एज इट इज़। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट। तो टी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 2 स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट 0 और ब्रैकेट i, फिर प्लस टी क्यूब में 2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 क्यूब हो जाएगा और माइनस 0 और ब्रैकेट j। तो 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा 4i और 2 का क्यूब 8 तो 8j। तो ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स। तो
वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर टी के साथ एक कांस्टेंट सी है। जब हम इसका इंटीग्रल लेते हैं तो सी कांस्टेंट शुरू में आ जाता है और इंटीग्रल हम सिर्फ आर टी का लेते हैं। तो सी आर टी डी टी इंटीग्रल सी आर टी डी टी इज़ इक्वल टू सी इंटीग्रल आर टी डी टी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर दो रियल वैल्यूड वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस सम हो रहे हैं r1t प्लस r2t, जब हम इनका इंटीग्रल लेते हैं तो सेपरेट इंटीग्रल ले लेते हैं r1t dt प्लस इंटीग्रल r2t dt। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसमें दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस r1t और r2t माइनस हो रहे हैं तो सेपरेट इंटीग्रल ले लेते हैं। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है उसमें दिखाया गया है कि अगर हम आर टी का इंटीग्रल ले रहे हैं तो इसका एक फंक्शन आर टी आ जाएगा और साथ उसके हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है कि अगर हम आर टी का इंटीग्रल लें और साथ लिमिट्स दी गई हों ए टू बी, तो फिर हम कांस्टेंट सपोज नहीं करते, सिर्फ आर टी इसकी वैल्यू आती है इंटीग्रल की और उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो वो हो जाता है कैपिटल आर बी माइनस कैपिटल आर ए। इसका मतलब है कि पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं कैपिटल आर में, आर टी में, और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं।